नड्डा जो पहुंचे हैं कर्नाटक में। आज मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करने वाली है और जेपी नड्डा इसे जारी करेंगे। और क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में होगा, यानी 5 साल के जो वादे सरकार करती है, जो पार्टी करती है, और वो पार्टी जब कहती है कि ये वादे हम जब अगर सरकार बनाते हैं, आप हमें सरकार बनाने देंगे, यानी जनता हमें सरकार बनाने देगी, तो हम ये वादे आपके लिए लेकर आएंगे, योजनाएं लेकर आएंगे, इन वादों को पूरा भी करेंगे। और वो वादे, उन्हीं उम्मीदों पर जनता वोट देती है। आज जेपी नड्डा, येदियुरप्पा यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी आज जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का उसको जारी करेंगे। क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में होता है, क्योंकि कई बातों का जिक्र लगातार इस दौरान, इन 5 सालों के दौरान कर्नाटक में होता रहा है। लेकिन क्या जब भी सभाएं होती हैं बीजेपी के द्वारा, चाहे वो दिग्गज नेता करें या कर्नाटक के ही नेता करते हैं, बुम्बई करते हैं, बुम्बई सीएम जो है वो करते हैं, अलग जब इस तरह ये बातें की जाती हैं तो उसमें ज़्यादातर ये जिक्र किया जाता है कि शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं, आरक्षण को लेकर बात होती है, एक समाज को लेकर, एक विशेष समाज को लेकर बातचीत होती है, लिंगायत को लेकर बातचीत होती है। तब उन सभी मुद्दों को लेकर क्या आज जब ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तो क्या उन सभी को ध्यान में रखकर ये मैनिफेस्टो बनाया गया होगा? क्योंकि जब कांग्रेस सामने है और कांग्रेस ओपीएस की बात करती है, रोजगार की बात करती है, जब बिजली की बात करती है, फ्री बिजली की बात करती है, तो क्या उस टक्कर देने के लिए, उस मैनिफेस्टो को टक्कर देने के लिए ये मैनिफेस्टो जारी होगा? इस मैनिफेस्टो में बीजेपी किस तरह से अपनी बातें रखती है और इस मैनिफेस्टो के द्वारा क्या जनता को लुभाया जा सकता है, ये देखना भी बड़ी बात होगी। क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ये वो समय है, वो पॉइंट है जब बीजेपी इस जद्दोजहद में है कि सरकार उनकी है, उस सरकार को दोबारा से रिपीट करना है, और ये डबल जिम्मेदारी बीजेपी के लिए हो जाती है। वहीं कांग्रेस के लिए इस वक्त उत्साह इसलिए भी है क्योंकि जब पोल्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे भी बताया जाता है। तो इस सब को देखते हुए कांग्रेस में एक उत्साह है और उम्मीद भी है, क्योंकि जहां दूसरे राज्यों में कांग्रेस से राज्य जो है वो फिसल रहे हैं उसके हाथ से, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस कर्नाटक से बड़ी उम्मीद है। और अगर कर्नाटक में ये जीत कांग्रेस की होती है तो उसे एक सफलता कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नजर राजस्थान की तरफ होगी कि राजस्थान में रिपीटेशन सरकार का हो, वो ही जिम्मेदारी, जैसे अब बीजेपी की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को रिपीट करे, उसी तरह से राजस्थान में कांग्रेस की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो सरकार को रिपीट करे, और वो ड्यूअल जिम्मेदारी, डबल जिम्मेदारी आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, तो ऐसे में सबकी नजरें उस पर हैं कि क्या कुछ इस घोषणा पत्र में होगा। सीएम यहाँ पर कर्नाटक के मौजूद हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा, क्योंकि जेपी नड्डा वो इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे, मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। और मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, फ्रीबीज की बात लगातार होती रही है। पहले आम आदमी पार्टी जो फ्रीबीज की बात कर रही थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, और उसका विरोध कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस करते नजर आए। लेकिन अब उसी धारा पर चलते हुए कांग्रेस और बीजेपी नजर भी आ रहे हैं, चाहे वो बिजली की बात हो या पानी की बात हो। People and workers friendly President Shri Nalin Katil ji, our Minister in the central government and my colleague in the Lok Sabha Shri Prahlad Joshi ji, my senior colleague, ex-Chief Minister and an ex-Minister in the Government of India Shri Sadanand Gowda ji, Minister in the Government of India and the Chairman of the Campaign Committee Kumari Shobha Karanlaje ji, Shri Ashwath Narayan Swami ji, Shri Bhagwat Kuba ji, Shri K. Sudhakar ji, Arvind Limbawali ji, Narayan Swami ji, K.S. Naveen ji, senior members on the dais and the friends from the media, print media and electronic media.
It is indeed a matter of great opportunity for me. A few minutes back, I got the opportunity to release the manifesto of the Bharatiya Janata Party for the ensuing elections in Karnataka. First of all, as my colleague Sudhakarji said, that this manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers, who visited every nook and corner of the state, got the suggestions, and connected to the thousands of 1,100 households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. Here I would also like to remind you that when Yediyurappa ji took over and later on Mr. Bommai continued, and when the baton was handed over to him, I can say that the Bharatiya Janata Party government converted the calamity into an opportunity. The pandemic of COVID-19, the floods, all that was converted into an opportunity. And if I speak in Hindi, I'll say, आपदा को अवसर में बदलने का काम येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने किया. And because of that, we can say that now Karnataka is reaching a 1 trillion economy that we have to understand. One thing more I would like to say here is about the 6 years of the Indian National Congress misrule, where the good work done by Bharatiya Janata Party was a great setback because of the reverse gear government of Siddaramaiah, which ruled the state. We should also remember that during Siddaramaiah's regime, it was the looting of the natural resources, it was letting the criminal and antisocial elements run amok, and appeasing a certain section of the society only to consolidate their vote bank and playing the politics of vote bank. When I talk about the reverse gear government, we remember 2014 to 2019, where all the good policies of Prime Minister Modi's government was brought to halt in Karnataka. And that was the black day when the Karnataka saw. Here I would like to explain in detail also, because you will say that I'm giving a very passing, sweeping statement. But it is not a passing, sweeping statement. I would like to give you and quantify my contention which I am saying. And when I say so, I will say tab or ab. Then and now, we have to understand the difference. And utilizing the opportunity, I would like to make it very clear that when Prime Minister Modi had asked about the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, where the people of Karnataka were to get the benefit of it, the Siddaramaiah government sent the names, and the number of the names of the Kisan and the farmer was on record 1717. This is called halting the development. This is called using the brakes and becoming an obstacle between the people and the government of India for the good policies which is being pursued by Prime Minister Modi. And here I would like to also suggest you that now, when Yediyurappa ji came to the power, and later on the baton was handed over to Mr. Bommai, 15,000 crores have been spent for 54 lakh farmers, where 6,000 is being given in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and 4,000 is given as a top-up by Bommai government, by Yediyurappa government, and 10,000 rupees is given to 54 lakh farmers of Karnataka. This is a classic example of double engine government. If I talk about Yashasvi scheme,